बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आज हम आपके साथ एंजॉय करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। देखिए बच्चों, आज का लेक्चर आपके लिए कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इस चैप्टर के साथ काफी एंजॉय करना चाहता हूँ, तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए बेटा। आज का लेक्चर हमने तैयार किया है डिटर्मिनेंट के ऊपर। देखिए, काफी दिनों से बच्चे कह रहे थे मैट्रिक्स के बाद सर डिटर्मिनेंट कंप्लीट करा दिए, तो डिटर्मिनेंट के ऊपर आपका लेक्चर आज तैयार किया है। देखिए बच्चों, आपने मैट्रिक्स के बारे में सीखा है, मैट्रिक्स को आपने समझा है, मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है डिटर्मिनेंट। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आप चैप्टर काफी कुछ पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट में बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, क्योंकि मैट्रिक्स का ही पार्ट है डिटर्मिनेंट भी। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको हल्का सा डिफाइन करना चाहूंगा। तो आज की जो है ना लेक्चर को बेटा आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बेसिक तैयार अच्छा होना चाहिए। बेसिक अगर अच्छा है तो आपका चैप्टर बढ़िया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है आपका डिटर्मिनेंट है, लेकिन पहले थोड़ा सा रिकॉल करना है आपको मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स आप जानते हो, देखिए मैट्रिक्स को आप पढ़ चुके हो, मैट्रिक्स आप सीख चुके हो। और जो बच्चा मैट्रिक्स नहीं पढ़ा हो बेटा, पहले मैट्रिक्स के लेक्चर तैयार करना, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट को पढ़ना। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। तो देखिए बेटा, इसलिए आप पहले मैट्रिक्स के बारे में हल्का सा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है बेटा वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। m इंटू एन ऑर्डर का कुछ भी रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकती है, तो इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 2⁻3, तो आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये आपके पास 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये मैंने 3 इंटू 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप जानते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा। वो सिंगल रो भी हो सकता है, इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ रो ही पॉसिबल होता है। इसके अंदर कॉलम है, इसे कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो क्लियर है बेटा, आपको पता है मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स अगर आपको आता है तो डिटर्मिनेंट छोड़ना नहीं चाहिए बेटा, वो आपका स्कोर बढ़ाता है, क्योंकि मैट्रिक्स का ही पार्ट है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आपको इसमें हल्का सा सीखना है। तो देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट देता है, बाकी कोई डिटर्मिनेंट नहीं देता। इसलिए ध्यान देना बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता। बात समझने वाली यह है कि जब हम मैट्रिक्स को स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं और स्क्वायर फॉर्म की मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो एक वैल्यू निकल के आती है। क्या है, वो एक वैल्यू निकल के आती है। हमेशा ध्यान देना है, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ही रहता है, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट मतलब होता है उसका एक वैल्यू निकल के आती है। जैसे मैंने 2/2 की मैट्रिक्स अज्यूम किया, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था बेटा। फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू। सेकंड दिस इंटू दिस, उसे माइनस कीजिए, दिस इंटू दिस पहले लिखना पड़ेगा, दिस इंटू दिस। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप जानते हो, दिस इज द पॉजिटिव और दिस इज द नेगेटिव बीच में आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब 2/2 का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते तो फर्स्ट इसे लिया जाता है, सेकंड इसको लिया जाता है, 1 2। आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहलाएगा। क्लियर है। इस मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। देखो, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही होता है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में। क्लियर है। लेकिन डिटर्मिनेंट ए वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से 3/3 की मैट्रिक्स आती है। क्या आती है बेटा, आपकी 3/3 की मैट्रिक्स अगर है, इसको आप समझिए। मैं इसको यहां पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करना चाहता हूं, तो इसको लिखा जाएगा मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स। क्लियर है। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मोड ऑफ ए या डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो बेटा मुझे वर्टिकल सिंबल लगाना पड़ता है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। मैट्रिक्स का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट होता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल बेटा आपको मोड टाइप का दिखाई देगा। तो आप इसे मोड ऑफ ए कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह सकते हैं। एक मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं।
कुछ बच्चे इसे समझ लेते हैं मोड ए मतलब पॉजिटिव आंसर, मोड ए मतलब पॉजिटिव वैल्यू। नहीं, यहां पर मोड ए का मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, डिटर्मिनेंट का पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का आंसर आ सकता है। ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, मोड ए ऑलवेज रिप्रेजेंट ए वैल्यू, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम, आपने देखो मैट्रिक्स को सीखा, डिटरमिनेंट क्या कहता है। अगर मैं इसको फर्स्ट रो कहता हूं, इसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर ब्रेक करना चाहता हूं तो बेटा A11 पूरा रो आप छोड़ दीजिए, पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचेंगे आपके पास माइनस, पहला एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड एलिमेंट को माइनस से लेंगे, A12 आप इसका रो पूरा छोड़ दीजिए, पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो आपको जो नंबर मिलेंगे बेटा प्लस A12। देखिए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया मैंने, अगर मैं इसे A13 यहां पर लेता हूं तो देखिए बेटा इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग पूरा रो और पूरा कॉलम छोड़ने के बाद इसको आप 2/2 के तरीके से ब्रेक कर देंगे। ध्यान से समझना, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया है तो ये नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ये नंबर कैसा लेना पड़ेगा, माइनस टाइम्स लेना पड़ेगा। ये नंबर कैसा लेना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव। इसके लिए भी रीजन होता है, तो बेटा इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको समझने का तरीका होता है एक छोटा सा, जैसे A11 है तो ये नंबर 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर। कैसा होता है, इवन। तो इवन के साथ आपको पॉजिटिव लेना है। A12 तो 1 + 2 3 होता है, ये ऑड नंबर है। ऑड के साथ आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। A13 1 + 3 फिर 4 आया है, फिर इवन आएगा। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में भी ब्रेक करोगे तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, इस तरह से हम बात करेंगे। तो देखिए बेटा आपने इसको देखा है, तो बेटा यहां पर देखिए क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं R1 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करता हूं बेटा, मैं C1 के रेस्पेक्ट में भी ब्रेक कर सकता था। A11 पूरा रो और कॉलम वही आएगा छोड़ करके। क्लियर है? तो आप लिखेंगे क्या, A22 A23 और बेटा A32 A33। क्लियर है? माइनस दिस वन A21 पूरा रो जाएगा, पूरा कॉलम जाएगा, दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट बचेगा आपके पास। A12 A13 A32 A33। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, आप इस रो को और इस कॉलम को आप हाइड करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 एलिमेंट। क्लियर है? इसी तरह से लास्ट का नंबर क्या है मेरे पास, A31, ये पॉजिटिव देगा बेटा। अब आप इसके रो को हाइड कीजिए और कॉलम को हाइड कीजिए तो आपको मिलेगा A12 और बेटा A13 A22 A23। क्लियर है? आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो बेटा चाहे डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक कीजिए, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक कीजिए, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक कीजिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, हर एंगल से आपको आंसर सेम मिलेगा। तो बेटा किसी भी रेस्पेक्ट में R1 R2 जिसके भी रेस्पेक्ट में आप ब्रेक करना चाहो सब बराबर देंगे। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट को आप किसी भी कॉलम किसी भी रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे, ध्यान रखना है वो पॉजिटिव कब देगा नेगेटिव कब देगा। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो आप नंबर के सम से आप देख सकते हैं कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, या आप एक ऐसे भी याद कर सकते हो।
कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप इस तरह से नंबर आप याद कर लीजिए। डिटर्मिनेंट कभी भी ब्रेक होगा यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आप ऐसे देखिए या ऐसे देखिए, इसको आप रट लीजिए, ये भी बहुत बेहतर है। तो आप इसको बेटा यहाँ पर समझ सकते हो। देखो डिटर्मिनेंट मींस आपको समझ में आ गया। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे किया जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इस तरह से होगा, आपको समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है, जैसे इफ ए वेक्टर आपने पढ़ा था a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन हम ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते थे बेटा, उसे लिखते थे i j k, और a1 b1 c1 a2 b2 c2, सिर्फ इसी को ब्रेक किया जाता i टाइम्स ऑफ समथिंग माइनस j टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस k टाइम्स ऑफ समथिंग। क्लियर है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ा था। क्लियर है। ये इसके साथ अगर इस तरह की बातें आती है तो आप इसमें देख सकते हैं, हम दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहते हैं बेटा सर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये डिटर्मिनेंट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसके अंदर है। क्लियर है बेटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपको क्लियर हुआ। आपने पढ़ा है ये 11th क्लास में, जब आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाला जाता है। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, इससे मिलता जुलता। देखिए जैसे आप जूनियर क्लास में ये पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसमें क्या लिखते हैं, एक्स अपॉन समथिंग माइनस वाई अपॉन समथिंग और बेटा 1 अपॉन समथिंग। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। वहां पर भी देखो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, सेम तरीका भाई, आप एक्स को हाइड कीजिए, b1 b2 c1 c2, y को हाइड कीजिए a1 a2 c1 c2, कांस्टेंट को हाइड कीजिए a1 a2 b1 b2। बेटा सही तरीका ये है, x पॉजिटिव y नेगेटिव 1 दिस वन। बहुत से क्या करते हैं, इसको c को इधर लगाते a को इधर लगाते, मैं तो इसको कहता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बेटा। तो आप मेरे हिसाब से अगर वेक्टर का यूज करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना चाहे ऐसे कर सकते हो। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहा जाता है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने देखा है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन जब सॉल्यूशन देखा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस तरह से। तो डिटर्मिनेंट का एक बहुत अच्छा यूज एक और बताता हूं आपको मैं। देखिए बेटा डिटर्मिनेंट का एक सबसे बेस्ट तरीका यूज कहां हुआ है, आपने टू वेक्टर्स के बारे में सुन लिया। इफ a इज इक्वल टू a1x b1y, सॉरी गलत लिख दिया, a1i b1j c1k, b वेक्टर a2i b2j c2k एंड c वेक्टर। ध्यान से समझना बेटा, मेरे पास 3 वेक्टर आ गए। अगर 3 वेक्टर्स गिवन है, 2 वेक्टर्स गिवन है तो ये वाला फॉर्म काम करेगा। अगर 3 वेक्टर्स गिवन है तो बेटा हमेशा कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट में सीख लीजिए इस बात को, ज्यादा बेहतर है। तो आप a डॉट ऑफ b क्रॉस c, a डॉट ऑफ b क्रॉस c अगर आप लिखना चाहते हो तो बेटा आप a के एलिमेंट को लिखिए यहां पर a2 b2 c2, b हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है, a3 b3 c3। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वेक्टर स्केलर टू प्रोडक्ट का, ध्यान देना है। फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट रो में, सेकंड वेक्टर सेकंड रो में, थर्ड वेक्टर थर्ड रो में। अगर आपको b डॉट c क्रॉस a लिखना है तो बेटा b का ऊपर लिखिए आप,
क्लियर है? तो इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। इन सब की वैल्यू याद रखना है। चलो मैं यहीं पर बता देता हूं। बी डॉट ऑफ सी क्रॉस ए प्लस सी डॉट ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा यहां एक साइक्लिक कॉम्बिनेशन याद रखना है, ए बी और सी। देखिए अगर आप कंपटीशन के हो, आईआईटी वाले बच्चे हो, तो याद रखो बेटा, आपने 11 12 अगर किया तो आपको ये बात याद आ रही होगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी, ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी। याद रखना है, एक बाहर डॉट प्रोडक्ट में होगा, दो का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तब जाकर के इसे बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स। और बेटा याद रखने वाली बात क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अगर ये भी याद कर सकते हो, अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड की बात करें, वहां थ्री वेक्टर्स गिवन होते हैं, साइड ऑफ द थ्री वेक्टर्स उसके गिवन होते हैं पैरेललोपाइप्ड के, तो तब हम इस बात को याद करते हैं। तो हमारे पास डिटरमिनेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर तीनों वेक्टर ये कोप्लेनर हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर थ्री वेक्टर साथ कोप्लेनर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं इसी के साथ एक आपको नई चीज और बता देता हूं इसमें। यहां पर देखिए, जैसे if A is equal to कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, is A सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा ध्यान देना, क्लियर है? अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और वो कैसी है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? देन डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलवेज 0। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है बेटा, उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। याद रखो, सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन, क्लियर है? तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है बेटा, उनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन कहलाती है द डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो इसका सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? तो आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स आपको कराता हूं। हाँ तो बच्चों, आपके लिए देखिए मैंने 3 एग्जांपल्स यहां पर लिखे डिटरमिनेंट के ऊपर। ये कोई मैट्रिक्स है, तब मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी, -7 आएगी। ये कोई गिवन मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके देना है, -37 आएगा। और इसी तरह से कोई मैट्रिक्स है गिवन है, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 17। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान देना, यहाँ पर अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? पहली बात क्लियर है बेटा? और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट पॉसिबल है। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा भी लिख सकते हैं आप। इन तीनों सिंबल में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन इसका डिटरमिनेंट नहीं होता। डिटरमिनेंट का आपको सिंबल पहले लगाना पड़ेगा, तब मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर ब्रेक करना चाहूँ या सेकंड फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहूँ, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ। तो याद रखो, अगर आपको किसी में 0 मिलता है तो और भी बढ़िया होता है। इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूं मैं, इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूं। तो 3 वाला कॉलम और रो आपने हाइड किया तो 2 1 1 -1, लेकिन माइनस ऑफ -2 सेकंड एलिमेंट को लिखूंगा मैं। इसका कॉलम और रो को हाइड करने के बाद 1 0 1 -1, और इसी तरह बेटा 4 के साथ आप क्या करेंगे, कॉलम और उसको हाइड करके 1 2 0 और 1। क्लियर है? आपका रो गया, ये कॉलम गया, तो दिस वन क्या मिला आपको? दिस वन। तो दिस इंटू दिस, 3 इंटू -2, दिस इंटू दिस हो जाएगा -1 +2, दिस इंटू दिस -1, ये 0 हो गया बेटा। +4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस के 0। क्लियर है? तो ये नंबर मिल गया मुझे क्या? 3 इंटू -3, 2 इंटू -1 और बेटा 4 इंटू 1, तो ये मिल गया माइनस का 9 और ये मिल गया -2 और प्लस का 4 +2, तो ये इक्वल टू आ गया बेटा -7। तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर।
देखिए बेटा, आप ध्यान दीजिए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती। कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? आप इस पॉइंट को यहां पर याद कर लीजिए, बेहतर है। तो जब भी कभी आप मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जिससे भी चाहे आप, फर्स्ट सेकंड कॉलम सेकंड रो जिसके भी रेस्पेक्ट में आप ब्रेक करना चाहे, आपको एक बार सीखना है डिटरमिनेंट कैसे ब्रेक करना है। जैसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किया तो 3 -2 और 4, तो 3 फिर माइनस टाइम्स ऑफ -2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो जो आएगी वैल्यू निकल के वो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है? और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप इन दोनों क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे। आप इनको कंप्लीट कर लेना, करके देख लेना, फिर मैं इसके बाद एक बढ़िया सी एग्जाम्पल और आपको देता हूं, तब तक आप इसे नोट कीजिए बेटा। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास कुछ डिटरमिनेंट के स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, कुछ स्पेशल है, वाकई में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप इनको तैयार करके जो है ना कंपटीशन में जाना। जब भी कभी क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना चाहिए बेटा, कैसे करना है। क्लियर है? ये सब स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए है, रिपीटेड कहीं ना कहीं होते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इस तरह की वैल्यू है, -1 और 0 के बीच में x गिवन है, 1 0 और 1 के बीच में y गिवन है, 1 और 2 के बीच में बेटा z गिवन है, और ये क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज द ग्रेटेस्ट, ये सिंबल किसका होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। जो बच्चा 11th में ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ चुका है उसे 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है? तो बेटा इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। क्लियर है? और अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ा सा समझना है तो इसे ध्यान दीजिए, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है जब आपके पास x की वैल्यू -1 0 के बीच में है तो वैल्यू आएगी -1, और ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में चला जाएगा तो आ जाएगा 0, और बेटा 1 और 2 के बीच में अगर x जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 1, और 2 और 3 के बीच में तो मैं एक स्पेशली थोड़ा सा हिंट दिया है। ठीक है? यहाँ पर जो डिटरमिनेंट थी बेटा उसकी बात करता हूं, तो मेरे पास जो आएगा इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस 0 नहीं 1। y की वैल्यू क्या देगा बेटा? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z क्या देगा? 1। ध्यान दो, आपको साफ साफ दिया हुआ है। इसी तरह से x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, प्लस के 1 हो जाएगा बेटा, ये नहीं सॉरी 0 + 1 हो जाएगा। तो आपके पास z की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है 1, और इसी तरह से आप इन बातों को यहां याद कीजिए। क्योंकि आपको गिवन है। क्लियर है बेटा? इन सब की वैल्यू आप रख दीजिए, बहुत आसान है। अब बहुत से बच्चे यहां देख करके डर जाते हैं, भाई उसकी वैल्यू रख देंगे तब भी आसान है। तो ये क्या बन गया आपके पास? 0 0 और 1, और बेटा ये -1, ये 1 ये 1, -1 0 और फिर ये 2। देखिए बेटा ध्यान से देखो, इसके रो के अंदर आपको मैक्सिमम 0 मिल रहे हैं, तो आप इस कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे ऐसे 0 इंटू समथिंग, फिर माइनस के 0 इंटू समथिंग, आप इसे लिखेंगे प्लस के 1 इंटू 0 माइनस और प्लस 1, तो इसका आंसर आ गया बेटा 1। ध्यान से देखो, आप सिंपली यहाँ पर 0 के साथ में कुछ भी लिखोगे 0, इस 0 के साथ में कुछ भी लिखोगे 0, लेकिन 1 के साथ में आएगा दिस इंटू दिस माइनस के दिस इंटू दिस, तो आपका आंसर आ गया 1, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी गिवन है। क्लियर है बेटा? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं इसका एक दूसरा तरीका और भी आपको बता देता हूं, वो डिटरमिनेंट में आप यूज कर सकते हो। देखिए क्या है ये। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई आपको? अगर मैं इनको ध्यान से देखो, क्लियर है ये बात? इसी को अगर थोड़ा सा एक पार्ट और ले लिया जाए, इसको ऐसे किया जा सकता है, हम C1 प्लस C2 प्लस C3, जब डिटरमिनेंट को आगे पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी में यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z, ये पहले में सब आ जाएंगे यहां पर। दूसरे वाला एज इट इज रहेगा। क्लियर है? फिर तीसरा एज इट इज रहेगा। तो इन सब बातों को करेंगे तब भी वही बात आएगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। देखिए
आप इस वैल्यू को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, फिर इनकी वैल्यू रखेंगे, फिर सोल्व करेंगे, ये टाइम ज्यादा लेगा आपका। इसलिए आप पहले ही डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए। इसको पूरे पार्ट को आप बाहर कॉमन लेंगे, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z, और फिर आप डिटर्मिनेंट को लिखेंगे 1 1 1 करके ऐसे। तो आपका आंसर आसान नहीं है, क्योंकि वो आपका टाइम ज्यादा ले रहा है। पहले ही वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाता है। इसलिए मैंने बताया कुछ बच्चे मुझे इस तरह से सॉल्यूशन बताते, कोई जरूरी नहीं हम ऐसे लिखे, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाता है। क्लियर है बेटा? इसी तरह से सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाला देखिए बेटा, क्या है आपका, यहां साइन की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। क्लियर है? तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेकंड होगा बेटा, डेल्टा की वैल्यू अगर मैं देखता हूं मेरे पास 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, और यहां पर साइन थीटा है बेटा, यहां पर -1, यहां पर माइनस साइन थीटा, और यहां पर 1। ब्रेक कर देता हूं। क्लियर है? जब ब्रेक करूंगा तो बेटा इसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ फायदा हो रहा है, हाँ इसका फायदा उठा सकता हूं मैं। अगर कॉम्पिटिशन में आप है तो आप इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करें। कैसे? देखिए मैंने बेटा क्या किया, R1 के साथ R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। क्लियर है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। वैसे अगर मैं R1 के साथ R3 ले लेता हूं डायरेक्ट तो मुझे ज्यादा फायदा हो जाएगा। कैसे? ये दो नंबर जीरो हो जाएंगे, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये नंबर हो गया 2। क्लियर है बेटा? ये रहेगा एज इट इज 1 और साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा और 1। और बेटा अगर मैं इस रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वन आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1, तो दिस वन, ये डेल्टा आ गया। सिंपल सी बात है, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू होगी 2 इंटू 0 प्लस 1, जब साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा। मिनिमम कितना हो सकता है? वो 0, तो ये आंसर आ गया 2। और डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 2 इंटू 1 प्लस 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 4, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 1। तो ये आंसर देगा, डेल्टा बिलोंग क्या कर गया, 2 से लेकर के 4 तक। कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ना स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं आप, ना कोई यहाँ पर सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात कर सकते हैं। इसलिए बेटा याद रखना है, ये वाला आंसर आएगा। बहुत से बच्चे यहाँ ब्रैकेट में मिस्टेक कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का मेन देने का मकसद ये था कि सोल्व करना है, आप सिंपल तरीके से सोल्व कर लीजिए। इक्वेशन ये आनी चाहिए, ये इक्वेशन आएगी, सोल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। साइन का यूज करना है इसमें, मैक्सिमम और मिनिमम। साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, क्योंकि नेगेटिव आंसर ये देगा नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर इस पर लगा हुआ है। तो ये इसका आंसर आगे से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वाला बताते बेटा। हाँ तो बच्चों हमारे पास थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट को आपको ब्रेक करना है। सिंपल सा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कि आप इसे छोटा कर सकते हो, ये ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। जब आप इसे ब्रेक करेंगे बेटा, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर देता हो तो x के साथ आएगा दिस इंटू दिस, माइनस के दिस इंटू दिस, तो माइनस का एक्स स्क्वायर -1 माइनस का साइन थीटा, तो दिस इंटू दिस माइनस के दिस इंटू दिस, तो इसे लिखूंगा x। देखिए भाई, ये जब इसके साथ जाएगा तो क्या जाएगा, दिस वन माइनस के यहां पर जाएगा x इंटू साइन थीटा के साथ दिस वन माइनस के साइन थीटा, और ये जाएगा क्या बेटा आपके पास, कोस थीटा। क्लियर है? और इसी तरह से जब आप कोस थीटा के साथ लिखेंगे तो कोस थीटा के साथ आ गया दिस इंटू दिस, क्या मिला, माइनस के साइन थीटा, और दिस इंटू दिस क्या मिल गया, प्लस के एक्स कोस थीटा। क्लियर है बेटा? अब जब मैं इसे देखूंगा, ये माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 1, माइनस का एक्स क्यूब इंटू माइनस एक्स, और ये बन गया प्लस का एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये इसके साथ गया प्लस के साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है? और इसके साथ गया कोस थीटा और साइन थीटा, ये बन गया माइनस का, क्यों, यहां पर माइनस है, और दिस इंटू दिस गया एक्स इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहां से क्या हुआ, ये वैल्यू देखो खत्म हो गई, ये दोनों वैल्यू इकट्ठी हो गई, एक्स कॉमन आ गया। देखो क्या मिल गया मेरे को, माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस के एक्स कॉमन लेकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
इसकी वैल्यू आप जानते होंगे क्या होती है, 0 या नहीं, या 1 या -1। अच्छा ठीक है, 1 होती है तो बेटा 1 लगा दीजिए। अब भाई जी यहाँ पर भी कोई कहने लगेगी जी ये कहां से आ गया, थीटा की फॉर्म में इक्वेशन आ रही, भैया ये एलिमिनेट हो गया तो ये x हो गया। अब x x कैंसिल, तो आपके पास बहुत सा यहाँ पर लाके साइन थीटा कोस थीटा में छोड़ देगा तो उसे दिखाई देगा x और थीटा बोथ आर, यहाँ पर क्या होगा, दोनों में आ गया, ये दोनों में है, इंडिपेंडेंट निकल आएगा, तो इसलिए गड़बड़ है, ये है x की फॉर्म में। अब पूरी इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सिंपल सी बात है, x की फॉर्म में इक्वेशन आई तो हम इसे कह सकते थे अगर ये फंक्शन f(x) था तो माइनस के x³ आ गया, अगर इसे f(x) की फॉर्म में दे देता कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन है, ये मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया, कुछ भी कंपटीशन में दे सकता है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है ये, लेकिन अगर ये कहने लगे दिस पोलिनोमियल किस टाइप का है, -x³ है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप कंपटीशन वाले हैं तो बेटा आपको तो बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, आप इस फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, अगर आईआईटी की बात करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, जो बच्चा आईआईटी की बात करता है तो उसे बहुत सारी चीजें याद रहती है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस वन, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है बेटा, मैं सिंपल सा यहीं से आइडिया दे देता हूं, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट हम 0 लेंगे, डिटरमिनेंट क्या लेंगे, 0, और जब डिटरमिनेंट 0 लेंगे तो वहां से x1 x2 जो भी निकल के आएंगे, x3 1 आए 2 आए 3 आए, तो उनमें से मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल के देना है, क्या देना है बेटा, इंटीग्रल सॉल्यूशन, और इंटीग्रल सॉल्यूशन इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूं, वो आपको 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, इसको मुझे बताना नहीं चाहिए था आपको वैसे, तो आप इसे खुद ट्राई करके देखना, इसके जो रूट्स निकल के आएंगे उनमें से इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आएगा, खुद कीजिए आप उसे ट्राई, बेहतर है। क्लियर है बेटा, तो बेहतर है कि आपको करना आना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और जब डिटरमिनेंट 0 करेंगे इसका इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी उससे x निकाल दीजिए, x की वैल्यू जो आएगी वो उसका इंटीग्रल रूट है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। क्लियर है बेटा, तो ये क्वेश्चन थे आपके पास, मैंने 4 क्वेश्चन स्पेशली दिए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म दिया हुआ है, ये इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा है, तो इस तरह से कुछ भी डिटरमिनेंट में हो सकता है, तो डिटरमिनेंट को ब्रेक करना आपको सिंपली आना चाहिए, किसी भी रो किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में। बेहतर है कि आज का जो पहला लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और बेटा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, और बेटा शेयर करना। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा अभी भी, क्योंकि ये आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें देने वाला है चैनल, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ हमेशा वर्क करते रहिए, वीडियो देखते रहिए बेटा, और किसी भी तरह के अगर डाउट्स है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके बेटा क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं आप। इस तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए ढेर सारा धन्यवाद, और सभी साथियों को थैंक्स टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स।